अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम आपकी खिदमत में एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस, जबकि माइटोसिस हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। Meiosis is the process by which one diploid means 2n eukaryotic cell divides to generate 4 haploid means 1n daughter cells. Meiosis वो अमल है जिसमें एक यूकैरियोटिक डिप्लॉइड सेल तकसीम होता है और 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स पैदा करता है। Diploid means these cells in which chromosomes are in pairs, homologous pairs, while haploid means these cells with half the number of chromosomes, that is, chromosomes are not in the form of pairs. Diploid से मुराद ऐसे सेल्स हैं जिनमें क्रोमोसोम्स जोड़ों यानी होमोलोगस जोड़े की शक्ल में होते हैं, जबकि हैप्लॉइड जो कि 1n होते हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है, यानी क्रोमोसोम्स के जोड़े नहीं होते। द वर्ड meiosis comes from Greek word meon, meaning to make smaller, since it results in a reduction in chromosome number. लफ्ज़ meiosis एक यूनानी लफ्ज़ मियोन से निकला है जिसके मायने हैं छोटा करना। मियोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद को कम कर दिया जाता है, यानी कि वो 2n से 1n हो जाते हैं। आगे हैं फेजेस ऑफ मियोसिस। हम इनके मुख्तलिफ मराहिल को पढ़ेंगे जिसमें आगे उसकी सब डिवीजन्स भी हैं, तो हम बारी बारी इनको सबको देखेंगे। मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876 बाय ए जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने मियोसिस को दरियाफ्त किया और पहली मर्तबा इसके मराहिल बयान किए। द प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ मियोसिस आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। मियोसिस की तैयारी के मराहिल वैसे ही होते हैं जैसे माइटोसिस से पहले इंटरफेज में होते हैं। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू द सेम 3 फेजेस। इंटरफेज को सेम उन्हीं 3 मराहिल में डिवाइड किया जाता है जो कि G1, S फेज एंड G2 हैं। इंटरफेज इज फॉलोड बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और इसके बाद इंटरफेज जो होता है वो 2 बड़े मराहिल में आगे डिवाइड होता है जो कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे मियोसिस 1। इन मियोसिस 1 the homologous chromosomes in a diploid cell separate and so 2 haploid daughter cells are produced. मियोसिस 1 में डिप्लॉइड सेल के होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस तरह 2 हेप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। It is a step in meiosis that generate genetic variations. और मियोसिस में ये वो मरहला होता है जिसमें जेनेटिकल वेरिएशंस पैदा होती हैं। मियोसिस 1 अकर्स इन 2 मेन स्टेप्स। मियोसिस 1 को 2 मेन मराहिल में तकसीम किया जाता है, दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। एक को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और दूसरे को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कैरियोकाइनेसिस वो अमल होता है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और साइटोकाइनेसिस वो अमल होता है जिसमें
उस न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म बी डिवाइड हो जाता है और नेक्स्ट हमें 2 सेल्स डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। द कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस इज सब डिवाइडेड इनटू, आगे कैरियोकाइनेसिस मियोसिस का कैरियोकाइनेसिस जो है मज़ीद मराहिल में तकसीम किया जाता है, जैसे कि प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 एंड टेलोफेज़ 1। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोफेज़ 1। प्रोफेज़ 1 इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़ इन मियोसिस। प्रोफेज़ 1 मियोसिस का सबसे लंबा मरहला होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस मरहले में क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स और उससे फिर आगे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। इसके दौरान क्रोमेटिन सिकुड़ कर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और लंबाई के रुख एक दूसरे से लग कर जोड़े बना देते हैं और इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और इसका हर एक जोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बाइवेलेंट कहलाता है। Each bivalent has 4 chromatids, so it may also be called a tetrad. हर बाइवेलेंट में चूंकि 4 क्रोमेटिड्स होते हैं इसलिए इन्हें टेट्रेड भी कहा जाता है। The 2 non-sister chromatids of homologous chromosomes join each other at certain points along their length. होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपनी लंबाई के साथ चंद मकामात पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। These point of attachments are called chiasmata और इस मुकाम को हम chiasmata कहते हैं। In the next stage, इससे अगले मरहले में the non sister chromatids of homologous chromosomes exchange their segments and the phenomenon is known as crossing over. इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अपने हिस्सों का तबादला करते हैं और इस अमल को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब आप ये नीचे हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक फिगर नज़र आएगी। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं। एक आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है और एक आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। ये दोनों करीब करीब आते हैं और इनका जो दरमियान वाले जो क्रोमेटिड्स होते हैं जो इनकी करीबी इनका रिलेशन एक दूसरे के साथ बनाते हैं। और नेक्स्ट आप इसमें देखें नंबर 2 वाले पे तो ये एक दूसरे के ऊपर रोल हो रहा है और तीसरी वाली शक्ल में आप देख रहे हैं कि ये इसका कुछ हिस्सा उसमें उस वाले क्रोमोसोम्स में चला जाता है और उसका कुछ हिस्सा जो है ये सेकंड वाले क्रोमोसोम्स में आ जाता है। और एंड वाली आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कम्प्लीटली उन्होंने अपने पार्ट्स का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया है और इस सारे प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। The exchange of segments result in the recombination of genetic information. क्रोमेटिड्स के हिस्सों में तबादले का नतीजा जेनेटिक इंफॉर्मेशन में नए रिकॉम्बिनेशन की शक्ल में निकलता है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन एज ए बाइवेलेंट। क्रॉसिंग ओवर के बाद भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का हर जोड़ा बाइवेलेंट की शक्ल में ही रहता है, इसलिए क्योंकि वो खुद तो एक्सचेंज नहीं हुआ, उसका सिर्फ कुछ पार्ट जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुआ है लेकिन उनका नंबर वही रहा है। क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर, द न्यूक्लियोलाई डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट्स। क्रोमोसोम्स मज़ीद सिकुड़ जाते हैं, न्यूक्लियोलाई गायब हो जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है। सेंट्रियोल्स which were duplicated during interphase migrate to the 2 poles and form spindle fibers. सेंट्रियोल जो कि इंटरफेज में ही तादाद में दुगने हो जाते हैं, अब
सेल के मुखालिफ पोल्स की तरफ चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बना देते हैं। The kinetochore spindle fibers attach with the kinetochore of chromosomes. काइनेटोकोर्स स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ जबकि दोनों जानिब वाले के साथ वो अटैच हो जाते हैं, while जबकि the non kinetochore spindle fibers from both sides interact with each other. जबकि दोनों जानिब वाले नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। टू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स अटैच विद ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। दोनों जानिब के दो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के एक होमोलोगस के साथ जुड़ते हैं। In mitosis, we have seen that two kinetochore spindle fibers attach with one chromosomes. जबकि माइटोसिस में हमने देखा था कि दो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफेज। द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट। होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े अपने आप को सेल के इक्वेटर में तब्दील कर देते हैं और इस तरह मेटाफेज प्लेट बना देते हैं, यानी कि वो अपने आप को अरेंज करके दरमियान में उनको क्रोमोसोम सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज 1। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं। इट रिजल्ट्स इन पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर, जिसके नतीजे में हर जोड़े के क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर खिंचते हैं। सिंस वन क्रोमोसोम इज पुल्ड टूवर्ड्स वन पोल, टू हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म्ड। चूंकि एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ खिंचता है, इस तरह दो हैप्लॉइड सेट बन जाते हैं। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन्स ए पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। हर क्रोमोसोम के पास अभी भी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी टीलोफेज 1। क्रोमोसोम्स अराइव एट द पोल्स। क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच चुके होते हैं। ईच पोल नाउ हैज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स। हर पोल पर क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है, मगर हर क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स रखता है। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपियर्स and nuclear envelope is formed around each haploid cell. स्पिंडल फाइबर्स का जाल टूटकर गायब हो जाता है और क्रोमोसोम्स के हर हैप्लॉइड सेल के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बन जाता है। क्रोमोसोम्स अनकॉइल बैक इनटू क्रोमेटिन। क्रोमोसोम दोबारा खुलकर क्रोमेटिन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। साइटोकाइनेसिस, द पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स और द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स occurs and the creation of two haploid daughter cells is completed. टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस यानी जानवर के सेल में सेल मेम्ब्रेन का बन जाना, का दब जाना और पौधे के सेल में नई सेल वॉल का बन जाना, जिसके अमल के नतीजे में होता है, उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं और इसके नतीजे में दो डॉटर सेल्स बनने का अमल मुकम्मल हो जाता है। ये आप इसकी डायग्राम अगर देखें तो पहले पे है इंटरफेस, इसमें क्रोमेटिन एंड सेंट्रोसोम मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोफेज 1, जिसमें क्रोमेटिन कंडेंसेस और स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। फिर है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्यासमेटा फॉर्मेशन होती है और क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद मेटाफेज 1 है,
इसमें फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट बन जाती है, यानी कि अपने आप को ये सेंटर में अरेंज कर लेते हैं स्पिंडल फाइबर्स की मदद से। नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्यास मेटा ब्रेक्स, यानी आधा क्रोमोसोम उस पोल की तरफ जाना शुरू हो जाता है और आधा क्रोमोसोम जो है वो दूसरे पोल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। टीलोफेज 1 में क्या होता है कि ईच डॉटर सेल हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें टीलोफेज में जब 2 डॉटर सेल्स बनते हैं तो उनमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो हैप्लॉइड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मियोसिस 2। यहाँ पे हमारा इंटरकाइनेसिस का रहता है। आफ्टर मियोसिस के बाद बोथ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स एंटर ए पीरियड ऑफ रेस्ट नोन एज इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1 के बाद दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आराम के एक दौर में दाखिल होते हैं, जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं, या इसको इंटरफेज 2 भी कहा जाता है। The interphase 2 is different from the interphase of mitosis and meiosis 1. ये फेज़ माइटोसिस और मियोसिस 1 के इंटरफेज से मुख्तलिफ होती है। देयर इज़ नो एस फेज़, इसमें एस फेज़ नहीं होती, एंड सो देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। सो इसमें क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन का अमल भी नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे Meiosis 2. It is the second part of meiosis. ये meiosis का दूसरा हिस्सा होता है and is similar to mitosis, और ये mitosis की तरह का ही अमल होता है। It is subdivided into prophase 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, और इसको फिर हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं प्रोफेज 2 में, मेटाफेज 2 में, एनाफेज 2 में और देन टीलोफेज 2 में। प्रोफेज 2 टेक्स मच लेस टाइम कंपेयर टू प्रोफेज 1। प्रोफेज 2 का दौरानिया प्रोफेज 1 के मुकाबले में नहायत कम होता है। इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर एंड क्रोमेटिन कंडेंसेस। इस मरहले में न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो जाते हैं और क्रोमेटिन सिकुड़ता है। Centrioles move to the polar regions and make spindle fibers in metaphase 2. और इसमें सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं और पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। इन मेटाफेज 2 क्रोमोसोम्स अटैच विद kinetochore, spindle fibers and align at the equator of cells. मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ते हैं और अपने आप को सेल के इक्वेटर में तरतीब देते हैं। दिस इज फॉलोड बाय एनाफेज 2 वेयर सेंट्रोमियर्स आर क्लीव्ड एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट। इसके बाद एनाफेज 2 का मरहला आता है जिसमें सेंट्रोमियर्स टूटते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होकर दूर खींचते हैं। दी सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड्स अपोजिंग पोल्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स को अब सिस्टर क्रोमोसोम्स कहा जाता है और वो मुखालिफ कुतबैन पर चले जाते हैं। टीलोफेज 2 is marked with uncoiling of chromosomes into chromatin. टीलोफेज 2 की पहचान क्रोमोसोम्स का दोबारा खुल जाना और क्रोमेटिन बना देना है। न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म्स, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बनता है। क्लीवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूसेस ए टोटल नंबर ऑफ 4 डॉटर सेल्स, each with the haploid set of chromosomes. सेल्स दरमियान से दब जाता है या नई सेल वॉल बना देता है और आखिरकार 4 डॉटर सेल बन जाते हैं और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद हैप्लॉइड होती है।
यहाँ तक हमारा मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास जो डॉटर सेल्स अब बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो अपने पेरेंट सेल का हाफ होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस की अहमियत क्या है। The significance of meiosis for reproduction and inheritance was described in 1890 by a German biologist August Weismann. 1990 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वेजमैन ने रिप्रोडक्शन और विरासत में मियोसिस की अहमियत बयान की थी। He pointed out that meiosis was necessary not only to maintain the number of chromosomes in the next generation but also to produce variations in next generation. उसने बताया था कि अगली नस्ल में क्रोमोसोम्स की मुकर्ररा तादाद को मुस्तकिल रखने और तब्दीलियां लाने के लिए मियोसिस लाजमी है। मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह क्रोमोसोम्स को अगली नस्ल में उसकी तादाद को मुस्तकिल रखा जाता है। मियोसिस इज़ एसेंशियल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस लाजमी है। इन ह्यूमंस डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल्स और जर्म लाइन सेल्स undergo meiosis to produce haploid gametes. इंसान में गैमेट मदर सेल्स यानी जर्म लाइन सेल्स मियोसिस के ज़रिए हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। नर और मादा गैमेट्स आपस में जब मिलते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, क्योंकि मेल में और फीमेल में जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मटेरियल होता है उसमें जो मियोसिस की उसमें मियोसिस होता है और उसमें अब क्रोमोसोम की तादाद 1n होती है। फिर जब ये दोनों मिलते हैं, इनके मिलने से जो जाइगोट बनता है उसमें 1n + 1n मिला के फिर से 2n नंबर हो जाता है। which undergoes repeated mitosis and develops into a new diploid man। और फिर उसमें इस डिप्लॉइड जाइगोट में माइटोसिस का अमल कंटिन्यू रहता है। ये हमने कल वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जाइगोट के बाद जब आगे डिवीजन होती है तो उसमें माइटोसिस होती है ताकि नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा बढ़ें, और हर नंबर ऑफ सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 46 ही होती है। एंड डिवेलप्स इनटू ए न्यू डिप्लॉयड ह्यूमन, और इस तरह वो दोनों मिलकर उनके उसको क्रोमोसोम्स के नंबर को डिप्लॉयड कर देते हैं। मैनी हैप्लॉइड फंगाई एंड प्रोटोजोन प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड गैमेट्स थ्रू माइटोसिस। बहुत से हैप्लॉइड फंजाई और प्रोटोजोन माइटोसिस से हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं। प्लांट्स लाइफ साइकिल शोज ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशंस। पौधों के लाइफ साइकिल में नस्लों का तबादला यानी ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस होता है। दी सेल्स ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स विच ग्रो इनटू हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशंस। डिप्लॉइड सेप्रोफाइट्स जो होते हैं उसके सेल्स मियोसिस करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं जो ग्रोथ के बाद हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। गेमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स थ्रू माइटोसिस। ये जनरेशन माइटोसिस से हैप्लॉइड गैमेट्स बना देती है। द गैमेट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट के मिलने से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। गैमेट्स के मिलने से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस टू बिकम डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स, और जो कि माइटोसिस के ज़रिए नए डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स में ग्रो कर जाता है। ये इसकी एक सिग्निफिकेंस थी, यानी कि इसका समरी कह लें ये है कि अगर पीछे से गैमेट्स में
जो डॉटर सेल्स हैं उनमें हेप्लॉइड सेल्स ना प्रोड्यूस हों बल्कि डिप्लॉइड ही प्रोड्यूस हों, तो डिप्लॉइड और डिप्लॉइड मिलके डबल नंबर कर दें, और इसका मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन में फिर उनकी तादाद जो क्रोमोसोम्स की है वो ज़्यादा 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 होती जाएगी। ठीक है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन रखने के लिए पीछे से जो सेल्स हैं उनका हेप्लॉइड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मियोसिस से होता है। तो ये इसकी फर्स्ट सिग्निफिकेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन। प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अगली नस्ल में तगय्युरात पैदा करना। द क्रोमोसोम्स पेयर्स ऑफ ईच पेरेंट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान हर पेरेंट के क्रोमोसोम्स के जोड़े क्रॉसिंग ओवर से गुजरते हैं। सो डॉटर सेल्स दैट ईट गैमेट्स हैव जेनेटिक वेरिएशंस। इसलिए डॉटर सेल्स यानी गैमेट में विरासती तब्दीलियाँ आती हैं। अगर आप पिछला थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाएं तो जब हमने क्रॉसिंग ओवर का पढ़ा था तो हमने देखा था कि दो जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में कुछ पार्ट को एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं, और ये चेंजिंग जो है ये गेमेटिक वेरिएशंस की वजह बनती है। व्हेन गेमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म ज़ाइगोट इट्स जेनेटिक मेकअप इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। जब गेमेट्स मिलकर ज़ाइगोट बनाते हैं तो इसका जेनेटिक मेकअप दोनों वालिदैन से मुख्तलिफ होता है। Thus, meiosis allows a species to bring variations in the next generations. इस तरह मियोसिस स्पीशीज को अगली नस्लों में वरासती तब्दीलियाँ पैदा करने का मौका फराहम करती हैं। बेनिफिशियल वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट टू दी चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। बेहतर तब्दीलियाँ स्पीशीज़ को माहौल में तब्दीलियों से मुताबिकत पैदा करने में मदद देती हैं। ये होगी इसकी अहमियत, इसकी सिग्निफिकेंस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर मियोसिस के प्रोसेस में कुछ एरर्स आ जाएं तो क्या होता है। ठीक है जी। ड्यूरिंग एनाफेज 1 क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड गो टू ऑपोजिट पोल्स, वाइल ड्यूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स सेपरेट। एनाफेज 1 के दौरान क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, जबकि एनाफेज 2 के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन, और इस अमल को हम डिसजंक्शन कहते हैं। समटाइम्स द सेपरेशन इज़ नॉट नॉर्मल, बाज़ात ये अलहदगी नॉर्मल नहीं होती, एंड इट इज़ कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन, और इस अमल को हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। This results in the production of gametes which have either more or less than the normal number of chromosomes, जिसके नतीजे में बनने वाले गेमेट्स में या तो क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो जाता है और या फिर नॉर्मल से कम रहता है। If such abnormal gametes fuse with a normal gamete, अगर इस तरह का बना हुआ गेमेट नॉर्मल गेमेट के साथ फ्यूज़ होता है, इट रिजल्ट्स एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन, तो जाहिर है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स के नंबर को तब्दील कर देगा। फॉर एग्जांपल 47 और 45 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, मिसाल के तौर पर या तो उनमें 47 क्रोमोसोम्स नंबर हो जाएंगे या वो 45 हो जाएंगे, जबकि आपको पता है कि नॉर्मल जो होते हैं वो हमारे पास 46 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमने कंप्लीट सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस, ये सारे हमने प्रोसेसेस पढ़ लिए हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस जिसमें माइटोसिस और सेल साइकिल है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके इसको सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और बाकी क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।